से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है परामर्श। कल की वीडियो में हमने जाना था निर्देशन और आज की वीडियो में हम जानेंगे परामर्श। तो दोस्तों परामर्श और निर्देशन में कुछ खास अंतर नहीं है। हम लोगों को जब निर्देशन देते हैं या सहायता करते हैं तो वो परामर्श के माध्यम से ही देते हैं, क्योंकि निर्देशन देते हैं तो सुझाव ही देते हैं, तो उसे ही परामर्श कहते हैं। तो हम शब्दों के माध्यम से जान लेते हैं परामर्श का अर्थ। लिखा है कि बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है। यह वैज्ञानिक राय और सुझाव परामर्श कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे परामर्श की परिभाषा। आगे बढ़ते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जान लेते हैं। बर्नार्ड या फुलमर के अनुसार परामर्श की परिभाषा: बुनियादी तौर पर परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को समझना और उसके साथ कार्य करना होता है, जिससे उसकी अनन्य आवश्यकताओं, अभिप्रेरणाओं और क्षमताओं की जानकारी हो और फिर उसे इनके महत्व को जानने की सहायता दी जाए। आगे वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श की परिभाषा: पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान परामर्श कहलाता है। आगे जानेंगे हम दोस्तों परामर्श के प्रकार। परामर्श का भी कई प्रकार होता है, कई प्रकार से दिया जाता है ना। तो परामर्श के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, छात्र परामर्श, धार्मिक परामर्श, सामाजिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श, वैवाहिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श या सामूहिक। दोस्तों यही प्रकार भी हैं परामर्श के और यही क्षेत्र भी हैं परामर्श के। इसे ही आप प्रकार और इसे ही आप क्षेत्र मान सकते हैं। तो अब हम आगे जानेंगे परामर्शदाता किसे कहते हैं, यानी कि जो परामर्श देते हैं व्यक्ति को वो परामर्शदाता होते हैं। तो उन्हें शब्दों के माध्यम से उनकी परिभाषा जान लेते हैं। तो परामर्शदाता किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। दोस्तों परामर्श कोई भी किसी को नहीं दे सकता है, वही देता है जिन्हें हर चीज़ का पूर्णतः ज्ञान होता है। तो जैसे शिक्षा के क्षेत्र में परामर्शदाता हुए जिन्हें शिक्षा का पूर्ण ज्ञान होगा, वही विशेषज्ञ कहलाएंगे और वही शिक्षा के क्षेत्र में परामर्शदाता भी कहलाएंगे। तो आगे लिखा है कि इन्हें अंग्रेजी में काउंसलर के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो परामर्शदाता होते हैं उन्हें काउंसलर और परामर्श को हम काउंसलिंग बोलते हैं। यह व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान संबंधी उपाय देते हैं। आगे है परामर्शदाता की विशेषता। परामर्शदाता की विशेषता निम्नलिखित है। तो उच्च आधारभूत वृद्धि, शैक्षिक योग्यता, शिक्षण का अनुभव, प्रशिक्षण, गहन विशिष्ट जानकारी, पारस्परिक संबंध की भावना, कार्यानुभाव, स्वास्थ्य एवं बाह्य व्यक्तित्व, विशेष व्यक्तिगत गुण और समृद्ध सामान्य ज्ञान, इन सभी की जानकारी परामर्शदाता यानी कि काउंसलर रखते हैं। दोस्तों इनके अगर किसी भी जो भी व्यक्ति परामर्श देता है उनके अंदर इनमें से कुछ गुण भी ना मिले या फिर पूरे गुण ना मिले, तो ऐसे लोगों से परामर्श नहीं लेना चाहिए। आपको जिस क्षेत्र में भी परामर्श लेना है वो तो उस क्षेत्र के हिसाब से ऐसे परामर्शदाता को चुने जिन्हें उसके बारे में हर चीज़ आता हो। अब आगे है परामर्श की विधियाँ। परामर्शदाता की विधियाँ निम्नलिखित है: मौन धारण, पुनरावृत्ति, स्वीकृत, स्पष्टीकरण, मान्यता, सामान्य मार्गदर्शन, विश्लेषण, विवेचना, परित्याग और विश्वास। ये हो गई हमारी परामर्श की विधियाँ। इन विधियों से परामर्श दिया जाता है। अब आगे है दोस्तों परामर्श के प्रमुख सिद्धांत। परामर्श के प्रमुख सिद्धांत, तो आगे लिखा है कि परामर्श के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। परामर्श एक प्रकार से शांत एवं एकांतपूर्ण स्थान पर होना चाहिए। शोरगुल में इंसान परामर्श कैसे दे पाएगा। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जहाँ शोरगुल होता है वहाँ ध्यान भी बंटता है, तो इसलिए जहाँ एकांत हो, शांत जगह हो, वहीं परामर्श का जो भी प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। आगे है परामर्श देने वाले कक्ष में आवश्यकता से अधिक फर्नीचर ना हो। इसके अलावा कक्षा का वातावरण परामर्शदाता और परामर्श से प्राप्त करने वाले दोनों को शांति और सुविधा प्रदान करने वाला हो। जिस समय परामर्श दिया जा रहा हो उस समय कक्षा में कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे। आगे लिखा है परामर्श की अवधि 30 से 40 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और लास्ट, विशेष परिस्थितियों में परंतु इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थिति मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अब आगे है परामर्श की विशेषताएं। परामर्श एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सामूहिक नहीं। दूसरा है परामर्श प्रक्रिया में केवल 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है। यदि 2 व्यक्तियों से अधिक के मध्य विचार विमर्श हो तो वो परामर्श नहीं होता, वो तो संप्रेषण हो जाता है, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होता है, समूह में होता है। तो परामर्श 2 ही व्यक्ति के बीच होता है, एक परामर्श लेने वाला और एक परामर्शदाता।
अब तीसरा है परामर्श निर्देशन की एक विधि है, अतः यह एक निर्देशीय प्रक्रिया है। वही बोला मैंने दोस्तों कि निर्देशन और परामर्शन दोनों सेम थिंग ही है। आगे है परामर्श में परामर्शदाता अपनी निर्णय या विचार परामर्श प्रार्थी पर लादता नहीं है, बल्कि बस उसे सुझाव देता है। अब परामर्श लेने वाला अपना विचार करता है, उसे उस परामर्श का प्रयोग करना है या नहीं, उसके बाद से वो उसका प्रयोग करता है या फिर छोड़ देता है। आगे है परामर्श प्रक्रिया परामर्श प्रार्थी केंद्रित होती है, जिसमें पारस्परिक विचार विमर्श वार्तालाप तर्क वितर्क द्वारा प्रार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपने स्वयं के लिए निर्णय लेने में समर्थ हो सके। परामर्श देना सिर्फ सुझाव देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को इस योग्य बनाना है कि वो अपना स्वयं निर्णय ले सके। आगे है परामर्श प्रक्रिया व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। किस चीज़ की आत्मविश्वास? कि वो जो भी निर्णय ले रहा है वो सही ले रहा है और वो योग्य हो चुका है कि स्वयं अपना निर्णय ले सके, इसलिए आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। आगे है दोस्तों परामर्श की प्रकृति नेचर ऑफ काउंसलिंग। तो पहला है कि परामर्श विज्ञान एवं कला दोनों है। परामर्श सिर्फ विज्ञान ही नहीं दोस्तों बल्कि कला भी है। आगे है परामर्श विज्ञान एवं कला दोनों है, तो इसमें दोनों के तत्वों का सुंदर समावेश मिलता है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों का सुंदर समावेश मिलता है इसमें। परामर्शदाता और उपबोध्य के मध्य संबंध होता है। आगे परामर्श का संचालन सामवेगिक स्तर पर होता है। परामर्श सहायता प्रदान करने वाला एक संबंध है। और पांचवा आत्मस्वायत्तता के स्तर तक पहुंचने में सहायक होता है, और यह मनोचिकित्सा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मनोचिकित्सा के द्वारा किसी अस्वस्थ व्यक्ति को सुझाव दिया जाता है कि उसे किस तरीके से क्या करना है कि वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन जो परामर्श है ये एक नॉर्मल या सामान्य व्यक्ति को दिया जाता है उसके ज़रूरतों के हिसाब से। अब आगे है परामर्श की आवश्यकता। सिड डनसुमर एवं मिलर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ गाइडेंस फॉर टीचर में विद्यार्थियों हेतु परामर्श की 8 आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। छात्र को उसी सफलता के महत्व के विषयों की जानकारी प्रदान करना। ये 8 तरीके का जो आवश्यकता है इनका उल्लेख प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ गाइडेंस फॉर टीचर बुक्स में लिखा गया है, और इसे लिखा है मिलर ने अपनी पुस्तक में। तो ये 8 आवश्यकताएं देख लेते हैं दोस्तों। पहला है कि छात्र को उसी सफलता के महत्व के विषयों की जानकारी प्रदान करना। इसका अर्थ है दोस्तों कि छात्र अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होगा ना, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है सिर्फ उसी की जानकारी देना है, कि छात्र को उसकी सफलता के महत्व के विषयों की जानकारी प्रदान करना। आगे छात्र की शैक्षिक एवं व्यावसायिक चयन की योजना निर्माण में सहायता करना। शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति यथोचित प्रयास करने की प्रेरणा छात्र को देना। आगे छात्रों में विशिष्ट योग्यताओं एवं सही दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना तथा विकसित करना। पांचवा है छात्रों की स्वयं की योग्यताओं रुचियों एवं अवसरों आदि को समझकर स्वयं को और भली प्रकार समझने में सहायता करना। छात्रों की स्वयं की कठिनाइयों को हल करने की योजना बनाने में सहायता देना। और शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य पारस्परिक संबंधों की भावना विकसित करना तथा छात्रों के संबंध में वे सूचनाएं प्राप्त करना जो उसकी समस्याओं के निराकरण में सहायक हो। तो दोस्तों ये हो गई 8 आवश्यकताएं परामर्श की। अब है परामर्श के लक्ष्य। परामर्श के 3 मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य हैं। पहला है आत्मज्ञान प्रदान करना, सेल्फ नॉलेज। दूसरा आत्म स्वीकृति का विकास करना, सेल्फ एक्सपेक्टेंस। और तीसरा सामाजिक सामंजस्य का विकास करना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जाना परामर्श की परिभाषा, लक्ष्य, आवश्यकता, प्रकृति और विशेषताओं के बारे में। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इनकी परिभाषाओं को भी जाना, सिद्धांत को जाना। तो दोस्तों आप सबको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नए वीडियोज़ के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पे कॉमर्स की भी वीडियोज़ आ रही है, तो आपको आवश्यकता हो तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।